नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम फिर से आज करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए अपना प्रैक्टिस सेट, जो हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा 11 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पर्यावरण का जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। ये सेक्शन पूरा आपका पेडागोजी वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आपके चाहे वर्ग 3 हो या आपका सीटेट हो। क्योंकि आपके वर्ग 3 और सीटेट आगे पीछे आपके एग्ज़ाम है, तो दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें लाइक करके। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। आप ज़रूर बताएं आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों के हिसाब से बताना है आपको कौन सा अधिगम का परिणाम या उसका प्रतिफल नहीं है। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, अवलोकित अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज के प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों से के स्वामित्व में भेदभाव। अगला है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना या फिर कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो कि कक्षा 3 के हिसाब से, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के हिसाब से ईवीएस के अधिगम का प्रतिफल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कक्षा 3 के विद्यार्थियों के हिसाब से सही नहीं है कि अनुभव किए गए मुद्दों पर वो आवाज़ उठाएं और समाज की प्रथाओं से संबंधित कर सकें उसको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। आपको नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होना चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा होगा, बी भी सही लग रहा होगा, सी भी सही लग रहा होगा और डी भी सही लग रहा होगा। इसके चारों ऑप्शन जो हैं वो चारों ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं इसमें, लेकिन हमें उनमें से भी सबसे जो बेस्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है, जो कक्षा 3 से 5 तक के लिए सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो बाल उन्मुख होनी चाहिए। नंबर 1, लिंग जाति वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, जो सभी के लिए एक समान हो, ऐसी पाठ्य पुस्तक का हमें चयन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए एक जो वंश वृक्ष बनाया जाता है एक उपयोगी उपकरण है। यह क्या है वंश वृक्ष? यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, क्योंकि मैंने पहले की प्रैक्टिस सेट में भी बताया जहाँ केवल शब्द आ जाता है वह पॉजिटिव नहीं माना जाता है, उसको हमेशा गलत ही माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह केवल दादा दादी, तो यह इसमें भी केवल आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। 4 है यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से बताना है। तो जो वंश वृक्ष होता है वह केवल संयुक्त परिवार के लिए सीमित नहीं होता है। इसमें क्या आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी सदस्यों के बारे में जानकारी दी रहती है, पहले से ऐसे आपके जो बने रहते हैं
यहाँ इनके ये पुत्र हो गए, फिर इनके भी पुत्र होंगे, इनके पुत्र होंगे, ये वंशावली पूरी बनी रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में रहता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको। विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़ना, तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, नहीं पूछा गया है इसमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना, क्योंकि हम प्राइमरी के बारे में पाठ्य पुस्तक पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो तकनीकी शब्दावली है इससे परिचित कराने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तकनीकी शब्दावली से परिचित करना ये नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। EVS के संदर्भ में सहकर्मी शिक्षण रणनीतियों में छात्र क्या भूमिका निभाते हैं? तो EVS के संदर्भ में सहकर्मी शिक्षण रणनीतियों में छात्र की क्या भूमिका होती है ये बताना है। छात्र सहपाठियों के साथ किसी भी अंतःक्रिया के बिना EVS कार्यों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो बिना आ गया है इसमें, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, साथ में काम करते हैं। ऑप्शन सेकंड है, छात्र EVS से संबंधित सभी शिक्षण गतिविधियों को पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, पूरी तरह निर्भर नहीं रहते हैं। अगर आपने क्या पूछा है, सहकर्मी शिक्षक पूछा है, तो शिक्षण पूछा है। तो अगला है, छात्र पर्यावरणीय अवधारणाओं का अन्वेषण करने, विचार साझा करने और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान विकसित करने के लिए सहकर्मियों के साथ सहयोग करते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। चौथा है, EVS में शैक्षणिक सफलता के लिए छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा वाला भी ऑप्शन गलत माना जाता है, इसको एक पॉजिटिव शब्द नहीं मानते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। छात्र पर्यावरणीय अवधारणाओं का अन्वेषण करने, विचारों को साझा करने और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान विकसित करने के लिए सहकर्मियों के साथ सहयोग करते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट जरूर लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसी तरीका का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इसमें क्या पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में NCF 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो क्या प्रस्तावना नहीं है ये बताना है आपको। करके सीखने की गतिविधियां, ये बिल्कुल NCF 2005 द्वारा कहा गया है कि करके सीखने पर जोर दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। विषय संबंधी उपागम, इस पर सोच सकते हैं। आगे चलते हैं, विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भों को जोड़ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली को जानना, तो फिर से तकनीकी शब्दावली प्रयोग आ गई है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन हमें चुनना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके पड़ोस की एक झील औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषित है। आप इस मुद्दे को हल करने के लिए एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर लंबा थोड़ा क्वेश्चन है तो उसको आप एक बार ना पढ़ के कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। प्रदूषण का आकलन करने और उसके स्रोतों की पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करना, झील के कचरे को हटाने के लिए सामुदायिक सफाई कार्यक्रम आयोजित करना, झील के जल की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए जल उपचार उपायों का प्रयोग करना, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट निपटान पर सख्त नियमों का समर्थन करना। तो इसके लिए का क्या सही आंसर हो जाएगा कि आपके पड़ोस में एक झील औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषित है। आप इस मुद्दे को हल करने के लिए एकीकृत परिप्रेक्ष्य को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 1। प्रदूषण का आकलन करने और उनके स्रोतों की पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करना, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ईवीएस पाठ्यचर्या की थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करती है, किसको सम्मिलित करती है? तो इसमें आश्रय, कार्य और खेल, जल और जीवन, इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्य और खेल। तो इसमें क्या किसको सम्मिलित करती है? कार्य और खेल को सम्मिलित करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आश्रय। इसमें से क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? ये आपको बताना है कि जो आपके ईवीएस के थीमों को बिल्कुल सही रूप से दर्शाता हो। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस की थीमों को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शिक्षण विविध कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं? तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक विविध कक्षाओं में, मतलब पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन का जो शिक्षक है वो अलग अलग कक्षाओं में अगर पर्यावरण अध्ययन से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उसका समाधान कैसे कर सकता है, वो ये पूछा गया है। विभिन्न शिक्षण शैलियों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अपनाकर, छात्रों को अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने के अवसर प्रदान करके, एक सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाकर जहां सभी छात्र मूल्यवान महसूस करें, या फिर यह सुनिश्चित करके कि सभी छात्रों को समान शिक्षण संसाधन और अवसर तक पहुंच प्राप्त हो। ये बहुत ही कठिन हो जाएगा कि सभी छात्रों को समान शिक्षण संसाधन, किसी को ज़्यादा की ज़रूरत होती है, किसी को कम की ज़रूरत होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आपको ये ऑप्शन सही लग रहे होंगे कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थितियों, एक कक्षा में आप कितने प्रकार की जो शैक्षिक शैलियाँ होती हैं उनका प्रयोग करेंगे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का। इससे अच्छा है, सबसे अच्छा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा, एक सहायक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाकर जहां सभी छात्र मूल्यवान महसूस करें, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप किस चीज़ का और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। हम हिंदी, अंग्रेजी और भी इसके प्रैक्टिस सेट अब जल्द ही चालू करेंगे, कल से ही चालू कर देंगे। आपको इन सब के प्रैक्टिस सेट मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें। आपके लाइक और कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते हैं और प्रैक्टिस सेट और आपके लिए क्लासें भी बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।